जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों ग्रहों को परम शुभ ग्रह माना गया है। जबकि इन ग्रहों का अगर हम आपस में सामंजस्य देखें और अगर दोनों ग्रहों का विश्लेषण करें, चिंतन करें, विचार करें दोनों ग्रहों पर, तो काफ़ी हद तक दोनों ग्रहों को एक समान होते हुए भी कहीं तक कुछ अलग भी देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करें, तो देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रैलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। अर्थात देवगुरु बृहस्पति देवों और ऋषियों के गुरु माने गए। जबकि वहीं अगर दैत्य गुरु की बात करते हैं तो ये कौन है? ये निशाचरों के गुरु हैं। इतना होने के बावजूद भी सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, बड़े विद्वान हैं, गुप्त विद्या, संजीवनी विद्या, इन रहस्यात्मक विद्याओं के गुरु भी माने जाते हैं शुक्रदेव। देवगुरु जहां ज्ञान के कारक हैं, वहीं शुक्रदेव भौतिक और अध्यात्म उन्नति के साथ साथ गुप्त रहस्यों के भी गुरु हैं। समय अनुसार कैसे कब काम करना है, ये शुक्रदेव भली भांति जानते हैं। तो दोनों की अगर युति के साथ अगर जन्म कुंडली में कहीं दोनों ग्रह बैठे हों, तो क्या इसका शुभाशुभ परिणाम रहेगा? इसी पर आज का एपिसोड आधारित रहने वाला है। विस्तार से आप कार्यक्रम को देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको क्लियर करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। खासकर वो दर्शक जो स्टूडेंट हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल आज की वीडियो रहने वाली है। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। समय समय पर ऐसी अपडेट्स अध्यात्म ज्योतिष की आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। देखिए, देवगुरु जहां मैंने कहा ज्ञान के गुरु, देवताओं के गुरु, बुद्धि विवेक के कारक, कहीं ना कहीं स्वर्ण के कारक, सुख समृद्धि, बिजनेस, व्यापार, ज्ञान, धन, ये सब का जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं गुरु के पास है। गुरु इन सब चीज कारक होते हैं, इन सब चीज में उनका कहीं ना कहीं आधिपत्य होता है। शुक्र को स्त्री कारक, भौतिकवाद, ऐश्वर्य, और जब जैसे मैंने रहस्यात्मक विद्याओं की बात की, गुप्त विद्याओं की बात की, संजीवनी विद्या, देखिए ये संजीवनी विद्या के कारण इन्होंने जब राक्षसों को पुनर्जीवित किया था। एक चीज यहां पर और भी ध्यान देने की बात है, जहां धन संचय, भौतिकता, भौतिकवाद, इन सब चीज के अंदर जहां हम शुक्र को लेकर चलते हैं, वहां में एक चीज और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब एक नियम है प्रकृति का, सृष्टि का एक नियम है, जो चीज हमारे पास बढ़े फिर उसको हम सही जगह लगाएं तो उसका उपयोग सही होगा, उसका हमें लाभ सही मिलेगा। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। बात धन की आती है तो हम संचय करते हैं, तो हमें फिर संचय करना नहीं आता, हम तो उसको फिर छोड़ते ही नहीं, हम तो उसको चिपक बैठते हैं। संजीवनी विद्या इनके पास में थी, धन, वैभव, वर्चस्व इनके पास था, इन्होंने अपने शिष्यों को लुटा दिया। इसका मतलब क्या है? धन बढ़े तो मन को भी बड़ा बनाओ, फिर उसको लगाने का प्रयास करो, कहां लगे उसके लिए एक सही जगह का चयन करो। शुक्र और बृहस्पति दोनों का युतिगत संगत आधार हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में जब मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे जो दर्शक थे उन्होंने कहा कि नहीं, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या होती है, जब विस्तार से चर्चा करते हैं तो फिर उनको लगता है नहीं, छोटी चर्चा होनी चाहिए। तो खैर, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो दोनों को एक जगह युति के आधार पर बैठे तो फल डिस्कस करने से पहले, फल निर्णय तक पहुंचने से पहले हमको सबसे पहले इनकी स्थिति पर एक बार जायजा लेना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है वह ग्रह वहां नीच का हो सकता है वहां अस्त हो रखा हो, वक्री हो, पापाक्रांत हो। अगर प्रतिकूल अवस्थाओं के अंदर वहां पर वो बैठा है तो फिर उसके शुभ परिणाम कैसे मिल सकते हैं? फिर आप कहेंगे हम पढ़ती हुई बात सूट ही नहीं होती है। इसलिए आप भली भांति पहले इसका अध्ययन करें, इसको समझें। आज उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देवगुरु, वैसे तो ये युति कुंडली के 12 घरों के अंदर, मैं सभी भावों पर इस पर चर्चा करूंगा और आपको एक सिद्धांत के रूप में इसको बता भी दूंगा। सभी घरों के अंदर, 12 भावों के अंदर अगर ये युति होती है तो युति को तो सामान्य रूप से देखा जाए तो शुभ ही माना जाएगा।
क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु, अर्थ के कारक गुरु, भौतिक संसाधन के गुरु शुक्र, और अगर धन और ज्ञान दोनों एक जगह मिलकर आ जाए तो फिर वहां क्या दिक्कत है? जहां ज्ञान है वहां धन आएगा, और जहां धन है वहां ज्ञान जरूर होगा। और अगर वहां ज्ञान नहीं होगा तो फिर वह धन विनाशकारी हो सकता है। इसलिए अगर दोनों ग्रहों की होती, मान लो लग्न पर होती है, अत्यंत शुभ माना जाएगा। अच्छा, कुछ भावों के अंदर विशेष शुभ हो सकते हैं, जैसे कि केंद्र के अंदर बन रहा है, अगर ये युति केंद्र के अंदर बने तो अत्यंत शुभ मानिए, त्रिकोण भाव में बने तो परम शुभ माने, और अगर लाभ स्थान पर बने, द्वितीय स्थान पर बने, तो भी यह शुभ कारक माना जाएगा। लेकिन उनमें भी अगर वृष लग्न वृष राशि के अंदर बन रहा हो, तुला राशि के अंदर बन रहा हो, धनु राशि के अंदर बन रहा हो, या मीन राशि के अंदर यह युति बन रही हो, और अगर ये केंद्र में भी हो तो अत्यंत शुभ, उसमें 4 चांद लगा देगा। ऐसा व्यक्ति प्रख्यात विद्वान होगा, गुणी होगा, सम्माननीय होगा, बड़े उच्च पदों पर पहुंचेगा, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो, चाहे वो नेता अभिनेता, बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं, बड़े कारोबारी हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, ज्योतिष के अच्छे विद्वान हो सकते हैं। ये तमाम चीजें, प्रतिभाएं उनके अंदर हो सकती है। बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं, टीचर बड़े अच्छे लेवल के हो सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो भी बड़े अच्छे लेवल पर वो चलाएंगे। कुल मिलाकर के एक विशेष प्रतिभा के धनी ऐसे लोग होंगे, इसमें तनिक संदेह है। उसका एक कारण यह भी है क्योंकि जहां ये ज्ञान के कारक हैं और ये उच्च पद, एक अच्छे स्तर तक जब ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे तो उसके बाद धन अर्थ का आना बड़ा ही सहज और लाजमी हो जाता है, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां सम्मान है, वहां धन है, वहां यश है, वहां अखिल प्रकार से जो है शुभता का आगमन वहां पर होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर इन 4 राशियों के अंदर, इन 4 भावों के अंदर, भाव तो खैर इसमें 4 केंद्रीय हो गए और 3 7 भाव मैंने कहा, और इसके अलावा इन 4 राशियों के अंदर यह योग बनता है तो ये अत्यंत शुभ होगा। उसमें भी अगर मीन राशि के अंदर अगर ये योग बन रहा है, क्यों? क्योंकि मीन राशि में शुक्रदेव भी उच्च के हो जाते हैं, और इसमें जो है बृहस्पति भी स्वग्रही हो जाते हैं, और अगर इसकी युति मीन राशि के अंदर अगर मान लो कि लग्न में हो जाए तो ये एक बहुत विशेष राजयोग की जो है उत्पत्ति यहां पर करता है। तो इसका एक विशेष फल आप समझ सकते हैं, विशेषकर जब शुक्र की महादशा आएगी या फिर बृहस्पति की महादशा आएगी या अंतरदशा के अंदर चल करके ये आते हैं तो ये विशेष शुभ लाभ देंगे। केंद्र में अगर प्रथम भाव के अंदर अगर मान लो ये युति बनती है तो विशेष शुभ कारक होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा वर्चस्व, बड़े ज्ञानमान, बड़ा धन संपदा का मालिक और बड़ा प्रख्यात हो सकता है। द्वितीय भाव के अंदर होने से ये बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं, बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी भी ऐसे विधा के सूत्रधार हो सकते हैं जिससे इनका वर्चस्व कई लंबे समय तक बना रहेगा। तृतीय भाव के अंदर पराक्रम में अगर यह युति होती है तो ऐसा लोग सबको एक साथ लेकर के कार्य करने में कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार इष्ट मित्र सबको जोड़कर चलने वाले होते हैं। भावनात्मक लगाव ऐसे लोगों का सबके प्रति रहता है और भाग्य इनका हमेशा साथ देता है, भाग्य प्रवर्तन करता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है देवगुरु की भी यहां पर कहां पड़ेगी? भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो यहां पर बहुत अच्छा योग संयोग ये बनाएगा। चतुर्थ भाव के अंदर अगर ये युति होती है तो आप ये मान के चलें कि ऐसा व्यक्ति धनवान, प्रख्यात, गुणी और सभी सुख संसाधन अपने जीवन में उपभोग कर पाता है। राजकीय कार्यों में ऐसे लोग बड़े सुलझे हुए होते हैं, बड़े अच्छे राजनेता हो सकते हैं, मंत्री पद उच्च पदों तक जाते हैं। और पंचम भाव के अंदर ऐसे व्यक्ति गुणी, धनवान, ज्ञानवान, शिक्षक, उच्च लेवल के जो है बड़े कलाकार हो सकते हैं, कथाकार हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। षष्ठम भाव के अंदर भी ये युति बहुत ज्यादा अशुभ नहीं बल्कि शुभ कारक ही होगा।
लेकिन वो स्थिति मैंने कहा कि वहाँ पर देखने की भी आवश्यकता होती है कि क्या-क्या स्थितियाँ वहाँ पर बन रही हैं। अगर शुभ के साथ में बैठे में तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर शुभता का कार्य करेंगे, मोक्ष का कारक यहाँ पर बनेंगे। सप्तम भाव के अंदर ऐसे व्यक्ति को जो है अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का जीवन में उपभोग करना पड़ता है। अच्छी धर्मपत्नी मिलेगी, उनका वर्चस्व बढ़ेगा, अच्छी संतति का लाभ प्राप्त होगा, गुणी होंगे, ज्ञानवान और अनेक कार्यों में सूत्रधार के रूप में यह कार्य करने में कुशल होते हैं। अष्टम भाव के अंदर ये युति अगर प्रतिकूल है तो यहाँ पर रोगों को भी उत्पन्न करेगी, लेकिन अगर शुभता के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे युति के साथ भी व्यक्ति अतुलनीय धन का भंडार उसके पास में होता है, क्योंकि देवगुरु की धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, द्वितीय भाव के अंदर शुक्र की दृष्टि वहां पड़ेगी और निश्चित रूप से उस भाव का भी उत्थान करेंगे। और अगर वहां पर इनकी अपना ही घर वहां पर हुआ तो ये और भी शुभता का परिचायक वहां बन जाएगा। नवम भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर ऐसे व्यक्ति बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े उद्यमी होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और जहां लगन होता है, जहां लगातार जो है व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उद्यत रहता है, वहां निश्चित रूप से सफलता उसके कदमों में होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं और नीचे जीरो लेवल से काम करके बड़े उच्च पदों तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। बड़े कारोबारी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, बड़े मंत्री पद पर जो है विराजमान हो सकते हैं, बड़े कथाकार हो सकते हैं। और अगर दसम भाव के अंदर ये युति होती है तो आप ये मान के चलें, ऐसे लोगों को ऐसा वर्चस्व उनका होता है, समाज के अंदर नाम होता है, कीर्ति होती है, यश होता है उनके पास में, और सभी सुखों का उपभोग ऐसे लोग करते हैं और दान मान सम्मान भी ऐसे लोग खूब करते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो खासकर परोपकारी होता है। मातृभक्त ऐसे लोग होते हैं, पितृभक्त ऐसे लोग देखे जा सकते हैं, अपने कुल का संवर्धन करने वाले ऐसे लोग होते हैं, और अपनी कीर्ति के साथ साथ में अपने पूर्वजों की कीर्ति को भी विस्तारित ये लोग करते हैं। और कोई भी ऐसा काम ये लोग करते हैं जिससे कि उनका हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहता है, उनकी कीर्ति बनी रहती है, अचल कीर्ति उनके पास होती है, अचल लक्ष्मी उनके पास में होती है। और अगर एकादश भाव के अंदर ये युति बन रही है, गुरु और शुक्र की युति एकादश के अंदर अतुलनीय धन का भंडार एकत्र करेगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में संतति का संपूर्ण लाभ ले पाते हैं। योग्य संतति को ऐसे लोग जन्म देते हैं जो उनके यश को आगे वर्धन करती है। शिक्षा का उनके पास में एक अच्छा स्थान होता है, अच्छे उच्च कलाकार हो सकते हैं ऐसे लोग। समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा यश ऐसे लोगों के पास में होती है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग समय अनुसार काम करने वाले होते हैं। ये उनको विशेष एक खूबी उन लोगों के पास होती है। और अगर द्वितीय द्वादश भाव के अंदर यह स्थिति बनती है, ऐसे लोग मोक्ष के अधिकारी होते हैं, और ऐसे लोगों के पास जितना भी धन होता है वो अंतिम काल में उसका सही निर्णय करता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पूरे जीवन काल जो संग्रह किया, अंतिम में उसका फिर जो है खूब अच्छे से उसका जो उपयोग किया। उपभोग करना अलग चीज है और उपयोग में लाना, अच्छे सदुपयोग में लाना, वो अलग विषय होता है। उस धन से, उस संपत्ति से कैसे अनेक से अनेक लोगों को लाभ मिल सके, यह उन लोगों के मन में होता है। अंतिम में मोक्ष के अधिकारी भी ऐसे लोग होते हैं, बड़े धर्माधिकारी हो सकते हैं, और जीवन काल में हमेशा से ऐसे लोग ज्ञान को बांटने का काम करते हैं। तो 12 भावों के अंदर ये योग जो है प्रभावकारी होगा, और अपनी दशा अंतरसा प्रत्यंतरसा आने पर इनका संपूर्ण लाभ देखा जा सकता है। अगर इनका संपूर्ण लाभ आपके जीवन में लगता है कि योग तो है लेकिन हम पूर्ण लाभ इसका नहीं ले पा रहे, उपाय में आपको क्या करना चाहिए? आपको पुखराज धारण करना चाहिए, 7 मुखी या 9 मुखी आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और जीवन काल में मां भगवती का आश्रय आपको लेना चाहिए। महामृत्युंजय का जप करें, चंडी पाठ का, और रात्रि सूक्त, छोटे छोटे सूक्तों के द्वारा द्वात्रिंशत नामावली, मैं इन पर वीडियो बना चुका हूं, कैसे आप पाठ करें, क्या विधि है और क्या इनका फल है, उसको मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। संकल्प के साथ में करें, 2 मिनट संकल्प की जो वीडियो वो भी मैं बना चुका हूं। संकल्प कैसे करते हैं, जो नए दर्शक हैं जिनको नहीं मालूम है वो वहां से संकल्प की वीडियो को देखें, और संकल्प अपने जीवन में इन कामों को करें तो उनके जीवन में हमेशा से भौतिकता की उन्नति होगी, ज्ञान की उन्नति होगी, प्रकाश होगा,
ऊर्जा मिलेगी और ऐसे लोग अपने नाम, यश, कीर्ति, वैभव को फैलाते हुए इस संसार से पारलौकिक सफर को भी आनंदित और सुगम बना देते हैं। तो आशा करता हूं द्वादश भावों पर शुक्र और देवगुरु की युति का फल आप समझ पाए होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको ज्योतिष और अध्यात्म के हमारे यहाँ मिलते रहेंगे। आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।